नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए स्टेट मेरा हिंदी पर हमारे साथ मौजूद हैं देश के मशहूर साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। डॉक्टर पवन दुग्गल साहब, स्वागत है स्टेट मेरा हिंदी में आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर। पवन जी, संचार साथी ऐप अभी सिर्फ शुरुआत हुई और संसद में बवाल हो गया है। संचार साथी ऐप नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भारत की जनता के लिए सहयोग के लिए है, वो स्पैम्स को रोकने के लिए है। लेकिन यहां तो संसद में हंगामा हो गया है, बवाल मचा हुआ, विरोधी अड़ गए हैं कि ये जासूसी के लिए तैयार किया गया है। सच क्या है? एक साइबर एक्सपर्ट की नजर से आप क्या देखते हैं? देखिए, जब मैं इस संचार साथी ऐप को देखता हूं तो सबसे पहले तो मैं उसके टर्म्स पर जाता हूं। टर्म्स अगर आप वैसे देखें तो ये एक उपभोक्ता फेसिंग ऐप है। लोगों की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। जब मैं इस ऐप स्टोर पर जाता हूं, उसके टर्म्स पढ़ता हूं, तो ये संचार साथी ऐप मुझे तीन महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली, कि मैं आपकी जानकारी आपकी इजाजत के बगैर नहीं लूंगा। जब भी लूंगा आपको पहले बताऊंगा, फिर आपकी जानकारी एकत्रित करूंगा। दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तीसरी बात, कि मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाऊंगा और अपना रहा हूं ताकि आपकी साइबर सुरक्षा में सेंध ना लग सके। तो ये तीन चीजों के ऊपर एक आश्वस्त आपको एक अश्योरेंस मिलती है कि साहब चलिए, ये जो है कहीं ना कहीं बेसिक लीगल फ्रेमवर्क्स को फॉलो कर रहा है। जब हम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो उनकी परिभाषा हमें आईटी एक्ट 2000 में मिलती है और साथ ही साथ आईटी रूल्स 2021 में भी मिलती है। ये तो बात हुई उसके टर्म्स की। लेकिन जहां दूसरी ओर मैं इसकी परमिशंस पर जाता हूं तो मैं पाता हूं कि ये तो बहुत सारे अनाप प्रकार की परमिशंस आपसे मांग रहा है। अब संचार साथी ऐप है, मेरी साइबर सुरक्षा के लिए है, लेकिन मुझसे मांग रहा है मेरे परमिशंस फॉर माय कॉन्टैक्ट्स, मेरे वीडियोस, मेरे मैसेजेस, मेरे हर प्रकार की जानकारी। तो जो परमिशंस इतनी ज्यादा मांग रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि इन परमिशंस का ताल्लुक इसके कोर कॉम्पिटेंस या कोर थ्रस्ट एरिया पर नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। इन एनी केस, एक लोगों को धारणा है कि साहब इस ऐप के द्वारा सरकार जासूसी कर रही है। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार को जासूसी करने के लिए ऐप की जरूरत नहीं है। सरकार के पास लेजिटिमेट लॉफुल इंटरसेप्शन पावर्स हैं। आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सेक्शन 69A में और 69 में, और सरकार ये करना चाहे तो कभी भी कर सकती है। तो ये कहना कि साहब एक ऐप के थ्रू वो जासूसी कर रही है, उसका औचित्य नजर नहीं आता, क्योंकि जब मच ब्रॉडर लॉ इन्फोर्समेंट की पावर्स और लॉ लीगल इंटरसेप्शन की पावर्स जो है सरकार के पास है। फिर भी मैं कहूंगा एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते कि निर्णय आपने लेना है। आप उसके कस्टमर रिव्यूज पढ़िए। कहा जा रहा है कि करीबन 50 लाख लोग ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो अब इस संदर्भ में आपने निर्णय लेना है कि आपने इस ऐप को रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना तो कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है। आप ऐप को डाउनलोड ही ना करिए, और अगर डाउनलोड कर भी दिया है तो उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन एक बार याद रखिए, एक बार आपने डाउनलोड किया और अपनी जानकारी इस ऐप को दे दी, तो आपकी जानकारी इस ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास है। केवल आपके ऐप को अनइंस्टॉल करने से जानकारी लुप्त नहीं होने वाली है। आपको उन्हें लिखत में निवेदन करना पड़ेगा कि साहब मैंने आपका ऐप डाउनलोड किया था, अब मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूं, मेरा जितना सारा डेटा है कृपया आप डिलीट कर दीजिए। और भारत ने 13 नवंबर 2025 के बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया है। उसके तहत ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सब, उनका दायित्व बनता है कि वो इस कानून के प्रावधानों का पालन करें। तो अल्टीमेटली डिसीजन आपने लेना है। आपको ये भी समझना है कि आपकी साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन आप सोचें कि मैं कुछ भी गड़बड़ अपने डिवाइस पे कर लूं और कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार देखेगी, ये मानसिकता गलत है। हम सबको अपनी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से स्ट्रेंथन करने की दिशा में अपना विशिष्ट योगदान देना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी चेन के लिंक है, और ये चेन इतनी ही ज्यादा
स्ट्रांग है जितना कि उसका सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा हमें देखना है कि हम इस साइबर सुरक्षा की सबसे चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। डॉक्टर पवन दुग्गल साहब, आपने अभी कहा कि जो चाहे भारतीय नागरिक मोबाइल इस्तेमाल करने वाला, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला, इसको डाउनलोड करे अपने में, ठीक है या ना करे। लेकिन भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी, वो कहता है कि स्मार्टफोन निर्माता जो हैं भारत के या जो भी हैं, वो 2026 मार्च के बाद इसको प्री इंस्टॉल करके रखें। कंपलसरी है ये। तो दोनों बातों में थोड़ा सा एक विरोधाभास आ रहा है आपकी बात में और जो डीओटी कह रहा है। देखिए, डीओटी का कहना है कि जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसे प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हिदायत है जो सरकार ने दी है। और मोबाइल कंपनीज जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। और उसके तत्पश्चात उनका दायित्व बनता है कि इस दिशा निर्देश का पालन करें। हाँ, अगर वो दिशा निर्देश से आघात हैं, अग्रीव्ड हैं, तो वो उसको चुनौती भी दे सकते हैं अदालत में। तो देखने की बात होगी कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं मानता हूं कि अधिकांश से जो भारत में स्थित मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारतीय सरकार के डिक्टेट को मानने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी मार्केट को त्याचना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि साहब हम इतनी बड़ी मार्केट का जो हिस्सा है कहीं ना कहीं छोड़ दें। लेकिन कुछ और ऐसे भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि एप्पल, जो कहता है हमने आपकी बात माननी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भारत में मौजूद ही नहीं है, हम अमेरिकी कंपनी हैं, आपने जो करना है कर लीजिए। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है सरकार को अपने अलग विकल्प एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी शुरुआत से ही अपने उपभोक्ताओं के प्राइवेसी या निजता के संरक्षण के प्रति समर्पित है। वो ऐसी कंपनी है जो अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक्सेस नहीं देती कि आप अदालत से लेना ले लीजिए, हम नहीं देंगे। तो उसको मद्देनजर रखते शायद इस तरह का स्टैंड उनके प्रति एक्सपेक्टेड भी था। अब सरकार क्या करेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन सरकार विवश कर सकती है प्लेयर्स को जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं कि आप भारतीय कानून का पालन करिए, और नहीं पालन करिए तो फिर आपका स्वागत भारतीय मार्केट में नहीं है। और साथ ही साथ जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। दुग्गल साहब, अभी तो भारत सरकार जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत, वो संसद में अपने विरोधियों से, कांग्रेसियों से और जो भी विरोधी पक्ष हैं उनसे जूझ रही है इस मामले में। क्या आने वाले वक्त में, जैसा आप बता रहे हैं, एप्पल जैसी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो भारत को नहीं मानती, वो कहती हैं भारत में नहीं है, क्या इससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल बाजार जो है, विदेशी कंपनियां, व्यापार, वो भी प्रभावित हो सकता है अगर वो जिद पे अड़े रहे और मोदी सरकार नहीं मानती है, भारत की हुकूमत नहीं मानती है तो? देखिए, अगर दोनों पार्टी जिद पे लड़ी नहीं तो अल्टीमेटली मामला अदालत जाएगा। अदालत जाएगा तो फिर हम वेट करेंगे कि अदालत क्या निर्णय लेगा, उसके आधार पर ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय सरकार एक सॉवरन राष्ट्र है, सॉवरन सरकार है। और इस सॉवरन सरकार को पूरा अधिकार है कि वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए। और इन कदमों में अगर ये कदम भी है जो सरकार के निर्णय में महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, तो भी इसका पालन किया जाना चाहिए। हाँ, अगर अदालत ही कह दे कि साहब इस तरह का दिशा निर्देश गलत है, तब तो उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक कोई अदालत का फैसला नहीं आता तब तक ये कानून माना जाएगा, बिकॉज ये सेकेंडरी लेजिस्लेशन के दौर पे आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के दौर पर आएगा। और उसका पालन करना अनिवार्य होगा, वरना जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपनी सुरक्षा कवच खो देंगी। देखिए, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में आप अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मोबाइल की सेवाएं प्रदान करते हैं, आप इंटरमीडियरी बन जाते हैं। कानून कहता है कि बाय एंड लार्ज मैं एज एन इंटरमीडियरी आपको थर्ड पार्टी डेटा के लिए लाइबल नहीं दूंगा, करार करूंगा, प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। उनमें एक कंडीशन ये है कि आप कानून और केंद्रीय सरकार की डायरेक्टिव्स को फॉलो करें और ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतें। अगर कोई भी कंपनी इस तरह के दिशा निर्देश का पालन नहीं करती है तो कानून मानेगा कि उसने ड्यू डिलिजेंस या सावधानी नहीं करी, उसने वर्तमान कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तो लिहाजा जो कानून ने इन कंपनियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो कानून उनसे छीन लेगा।
और जैसे छीनेगा तो उसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि उन पर मुकदमे हो सकते हैं, उन्हें जेल भेजा जा सकता है और उनके ऊपर फाइन भी लगाए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी चाहेगी कि अपनी स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी को गवा दे किसी भी ग्राउंड के ऊपर। तो आने वाले कुछ महीने इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए कि क्या लीगल बैटल आता है और किस तरीके से अदालतें इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामले को डील करती हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल साहब, संचार साथी ऐप पे विरोधी पार्टियां भारत में किस दम पे कह रही हैं कि इससे उनकी जासूसी कराई जा रही है? एक आम नागरिक की आम भाषा में समझना चाहते हैं कि इससे आम आदमी कहां प्रभावित होगा, कानूनी किस तरीके के दांव पे चप में जाके फंस सकता है, लीगल लेकुनास क्या क्या आएंगे सामने, इसमें एक नया बवाल शुरू हुआ है। देखिए, जो विपक्ष कह रहा है उसका मुख्य उद्देश्य कहने का ये है कि देखिए, परमिशंस देख लीजिए। परमिशंस में आप अनाप शनाप परमिशंस मांग रहे हैं, और परमिशंस मांग रहे हैं उसका ताल्लुक साइबर सुरक्षा को सशक्त करना नहीं है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता के डेटा और उसकी लाइफ पर कंट्रोल या नियंत्रण करना है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप का स्वरूप है। हालांकि सेंसरशिप को नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार एक लेजिटिमेट एक्टिविटी कर रही है और सरकार के पास वैसे भी लॉफुल इंटरसेप्शन पावर्स हैं। लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं जनहित याचिकाएं अदालत पहुंचेंगी, और पहुंचेंगी तो बेस्ट है कि अदालत ही डिसाइड करेगी कि क्या जो कानूनी मसले हैं, पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो इस मामले में क्या है और हमें किस तरीके से उसको डील करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल सिद्धांत हम सबके सामने आएगा वो ये होगा कि हम गोल्डन बैलेंस कैसे अचीव करेंगे। एक तरफ भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को सशक्त करने की दिशा में, और दूसरा इंश्योर करने की दिशा में कि लोगों की जो मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार है, उसका हनन ना हो सके। अब वो गोल्डन बैलेंस, गोल्डन मीन क्या होगा, किस तरीके से भारत अचीव करेगा, इस बात पर तो आने वाले समय में अदालत की दिशा निर्देश ही हमको सही बता पाएगी। लेकिन हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सामने नजर आ रहे हैं। कुल मिला के पवन जी, ये बात तो तय हो गई आपसे डिस्कशन में कि आने वाले वक्त में संचार साथी ऐप भले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़े, लेकिन उससे पहले तमाम कानूनी लफड़े खड़े होंगे, कोर्ट कचहरी में लोग जाएंगे और परेशान होंगे। इसमें फिलहाल कोई दो राय नहीं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, संसद और राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, आम आदमी होने के नाते बात कर रहा हूं कि इसमें एक तरफ सरकार कहती है संचार साथी ऐप में कि आपकी सुरक्षा कहीं लीक नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप उससे इस तरीके की चीजें मांग रहे हैं, उपभोक्ता से तमाम पर्सनल चीजें मांग रहे हैं, जानकारियां जो साबित करती हैं कि आखिर आप क्यों मांग रहे हैं, आपको संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। क्या मैं आपकी बात सही समझ पा रहा हूं? ये चीजें सही हैं? देखिए, बहुत सारे मसले हैं, इसको अल्टीमेटली डील तो अदालत ही करेगी। दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब वो गोल्डन बैलेंस कैसे अचीव होगा भारतवर्ष में, वो मुझे लगता है उसका दिशा निर्देश के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अदालत के फैसले का। शुक्रिया पवन दुग्गल जी, स्टेटमेंट हिंदी से बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।